मैं कम इन सर। कम इन। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए रवि रंजन। गुड मॉर्निंग सर। थैंक शायद महसूस कर रहे हैं। यू सर। रवि रंजन, आपने ध्यान दिया होगा कि कोविड के संबंध में जो सावधानियां बरतनी चाहिए, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। इसलिए आपकी कुर्सी पर्याप्त दूरी पे रखी गई है, सुरक्षित दूरी पे, ताकि हम मास्क हटा के भी बात करें तो ना आपको परेशानी मुझसे हो, ना मुझे परेशानी आपसे हो। मास्क हटाना चाहेंगे? यस सर। ठीक है, हटा लीजिए। अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बिना अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि रंजन कुमार हुआ। मैंने 10th और 12th बिहार बोर्ड से पास किया और ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी ऑनर्स के साथ, और ऑप्शनल भी मेरा ज्योग्राफी रहा। हॉबी मेरा क्रिकेट सर। अच्छा, किस कॉलेज से आपने बीए किया है? आरकेडी रामकृष्ण द्वारका महाविद्यालय पटना। रामकृष्ण द्वारका, क्यों नाम है इसका ऐसा? सर उनके जो संस्थापक थे उनका नाम ही रामकृष्ण द्वारका था, उन्हीं के नाम पर उस कॉलेज का नाम रखा गया। अच्छा, कौन थे रामकृष्ण द्वारका जी, और क्या काम किया उन्होंने कॉलेज स्थापित करने के अतिरिक्त? उनके बारे में सर विशेष तो मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, विशेष जानकारी नहीं है। किस स्कूल से आपने पढ़ाई की है? मैंने 10th सर सरकारी विद्यालय जो महंत श्री नारायण दास उच्च विद्यालय घोसवरी बख्तियारपुर पटना में, और 12th भी आरकेडी कॉलेज पटना से ही मैंने किया। महंत श्री नारायण दास उच्च विद्यालय घोसवरी। तो महंत श्री नारायण दास जी कौन थे? ये वहाँ के एक मठ है, जो मठ के वो अभी परमानेंट में, अभी वर्तमान में भी वो अध्यक्ष हैं। उनका वो संचालन खुद करते हैं, और उन्हीं के थ्रू ये जमीन जो दिया गया था उसी पर वहाँ के स्कूल जो है उन्हीं के द्वारा बनाया गया, और निःशुल्क हुआ स्कूल निःशुल्क सेवा प्रारंभ में दे रहा था, जो अब वर्तमान में बिहार सरकार की मान्यता भी प्राप्त कर चुका है, और वहाँ के शिक्षकों को भी। किस तरह का मठ है ये? क्या किसी विशेष संप्रदाय का है? ये हिंदू धर्म से समझ सकते हैं, जिसमें उस मठ में कृष्ण भगवान और राधा कृष्ण की मूर्ति वहाँ पर बैठाए गए हैं, और दुर्गा जी का भी मूर्ति उस मठ के अंदर भी है। तो ये हिंदू धर्म से इसका संबंध है। अच्छा, एक उपन्यास लिखा गया था 19वीं शताब्दी में, उसका नाम था आनंद मठ। यस सर। उनके लेखक का नाम आपको पता है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। सही बात है। तो आप बिहार में प्रशासक क्यों बनना चाहते हैं? जैसे कि मेरा बचपन से ही ये स्वभाव मेरा मन था कि मैं प्रशासक बनूं, क्योंकि इसके दो मेन कारण थे, एक राजनीतिक और एक था प्रशासनिक, जो दोनों मेरे परिवार को उससे सामना करना पड़ा था। 2000 में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, तो उसमें मेरे पिताजी वार्ड सदस्य बने थे। वहाँ से उनको कुछ अपमान हुआ, और वहाँ उसको फिर हम सोचे कि वहाँ सुधार करें, लेकिन मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना चाहते थे। तो मैंने फिर 2006-05 में मेरे गांव से एक सिविल सर्विसेज यूपीएससी फाइनल किए थे, और 2007 में मेरे चाचा का डेथ हुआ था, तो उसमें उनका मर्डर हो गया, और उसमें एक डीएसपी ने वहाँ के उस केस में जो आरोपी था उसे बरी कर दिया। और हमारे अंदर यही ललक था कि जब भी हम उस पद पर जाएं, हमारे अंदर आ गया कि हम प्रशासक ही बने, क्योंकि उस समाज में अब ऐसे वंचित व्यक्तियों को इस तरह से, जो प्रभावशाली व्यक्ति समाज के हों, वो दबा न सके, और हम जहाँ भी हों वहाँ कम से कम जहाँ तक हो हमसे संभव वहाँ पर उनका बचाव जरूर करेंगे, और अन्याय कानून के साथ न्याय, जो भी न्याय होगा उचित हम करेंगे। अच्छा, तो उचित न्याय करने के लिए संविधान में भी कुछ अनुच्छेद लिखे गए हैं, आप बता सकते हैं कि न्याय के बारे में भारत का संविधान क्या कहता है? सर, प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, और उसके बाद उसी को स्थापित करने के लिए मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 23-24 में वृद्ध बच्चों के लिए दिया गया है, उसके लिए अधिकार है। फिर उसके बाद 29 और 30 धार्मिक अल्पसंख्यकों जो मुख्य रूप से 29-30 में उनके लिए भी संरक्षण किया गया। तो ये एक तरह से न्याय है। और फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी कल्याणकारी राज्य को दर्शाने वाले आर्टिकल कुछ है, जैसे कि आर्टिकल 38-39 में हो गए, तो वो भी न्याय को ही सुनिश्चित करते हैं। और आगे हैं अच्छा, ये जातिवादी आधार पर जो मान अपमान की घटनाएं समाज में घटती रहती हैं, ये इसलिए है कि जातिवादी चेतना है, जातिवादी भेदभाव है। ये सर, तो बिहार के समाज से या भारत के समाज से जातिवादी चेतना को और भेदभाव को दूर करने का कोई अस्थायी उपाय बनाया जा सकता है? इसमें सर, ये समाज में ये बड़े स्तर पर एक मेंटेलिटी बन गया है कि समाज में
कुछ पहले से ही चले आ रहे हैं, तो कुछ जाति को विशेष वो कुछ संस्थाओं में लाभ हो जाता है या कई अन्य क्षेत्रों में, तो वो उस तरह से बनाए हुए रखना चाहते हैं कि ये व्यवस्था बना हुआ रहे तो कुछ लाभ पहुंचाते रहता है। लेकिन इसको हटाने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, प्लस में लोगों में अभी शिक्षा का विस्तार जैसे जैसे होगा तो वो सब खुद समझने लगेंगे, तो फिर धीरे धीरे ये कमजोर पड़ने लगेगा। अच्छा, इस बिहार में जो बजट पेश किया गया वो किसने पेश किया? इस बार वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जो थे, वो वित्त मंत्री भी हैं, और उन्होंने ही पेश किया था। क्या विशेषता रही इस बार बजट की? इस बार बजट का मुख्य विशेषता जो रहा सर, उसमें जो 7 निश्चय कार्यक्रम जो था बिहार सरकार की, उसमें से 7 निश्चय 1 जो 2015 से 20 के लिए चला और 2020 से 25 के लिए 7 निश्चय 2 चल रहा है। तो ये मुख्य रूप से ये। ठीक है रवि रंजन। रवि रंजन, आप जब बता रहे थे सर के सवाल पर कि आपको प्रेरणा इससे मिली कि आपने ये देखा कि भाई कोई प्रभावी व्यक्ति या उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न व्यक्ति को ना दबाए, तो आपके चेहरे पे थोड़े रिबेलियन जैसे भाव थे, तो आप मतलब क्या बदले की भावना से कोई कार्रवाई करेंगे? सर, बदले की भावना से करना नहीं, मेरा उद्देश्य एक ही है कि अगर हम उस पद पर हों तो अगर जो समाज के कुछ कमजोर लोग हैं, अगर उनके साथ पैसा वाले दबाते हैं, तो कमजोर लोगों के हितों के लिए आपके क्या प्रयास होंगे एज ए SDM? सर, SDM अगर होंगे तो उनको लिए जितने भी कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है बिहार सरकार की, उन योजनाओं में जो भी अगर लूप होल है तो उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे कि वो नीचे के क्या लूप होल आपने परसीव किया है, क्या समझा सर? है? ये बहुत लूप होल बिहार में कुछ में मैंने देखा है, जैसे कि वो चाहे इंदिरा आवास योजना हो, उसमें भी भ्रष्टाचार है, या PDS जो है उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या है, क्या भ्रष्टाचार उसमें सर इंदिरा आवास में जैसे कि पहले ही, जबकि ये सारे DBT के माध्यम से ये ट्रांसफर बिहार सरकार भी करती है, वो भारत सरकार गई, लेकिन उसमें पहले ही जो लाभार्थी होते हैं उनसे पहले ही पैसा 20,000 30,000 रुपये ले लिए जाते हैं, और वो शर्त पर ही सशर्त उसके बाद उसके अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर होता है। तो ये तो भ्रष्टाचार एक तरह से हो गया। दूसरी बात, PDS में अगर वो महीना में देना हो तो नहीं दे, हर महीने नहीं दे पाएंगे, या तो जानबूझकर लेट कर देते हैं, या उसका जो आएगा वो वजन में कम कर देंगे, या वहाँ से वो पैसा 1 रुपया आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, पुलिस सेवा या प्रशासनिक सेवा? ये दोनों मेरे लिए, दोनों में किसी में अवसर मिले, क्योंकि पहला जो सर अगर DSP बने, आपका अपना क्या चॉइस है इसमें? अगर प्रशासनिक मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चॉइस तो मेरा DSP और SDM दोनों का है, लेकिन इसमें DSP बनने से एक जो पुलिस के क्षेत्र में सुधार करेंगे। लेकिन पुलिस सुधार की क्या चुनौतियां हैं सर? क्या क्या सुधार होने चाहिए पुलिस में? बिहार में सर ऐसे पुलिस सुधार के लिए 2006 में एक कमेटी भी बनी थी सर, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो वो उन्होंने भी बताया था कि पुलिस में जैसे कि प्रशिक्षण के क्षेत्र में सुधार करना। सोली सोराबजी कमेटी? क्या कौन सी कमेटी? सोली सोराबजी कमेटी थी? कितनी का सबसे पहला राष्ट्रीय पुलिस आयोग कौन सा था? ये सर पहला ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा चलिए, 2006 में जो थी उसने क्या कहा? उसमें सर बताया गया था कि प्रशासनिक स्तर पर प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए उसके कुछ तकनीकों से। एक सुप्रीम कोर्ट में PIL हुई थी पुलिस सुधार को लेकर के, यूपी के एक्स DGP प्रकाश सिंह के द्वारा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 पॉइंट रिफॉर्म बताए थे, कुछ बता सकते हैं? आपको जानकारी है? आपने कहा कि पुलिस में जाएंगे तो पुलिस सुधार करेंगे, तो आपने पढ़ा होगा। सर पढ़े तो ध्यान में नहीं आ, लेकिन पॉइंट उनके कुछ भी 1-2 कुछ अंदाजा बताइए। उसमें अच्छा, सबसे मूल समस्या क्या मानते हैं? जैसे पुलिस से इतना डर क्यों लगता है? पुलिस का नाम सुनते ही उनका मूल समस्या उन्होंने जो बताया था, एक कि पुलिस के जो आम जनता में है, जो पुलिस के प्रति इस तरह से पुलिस का व्यवहार है कि उसमें भय बना हुआ है। वही जानना है कि वो व्यवहार क्यों है। वो सर पुलिस अभी एक व्यवहारिक स्तर पर यह भी है कि समाज में जब साक्षरता का स्तर कम हो तो कुछ हार्ड कदम उठाने पड़ते हैं, तो वो उठाते हैं, लेकिन जब समाज के कुछ लोगों के साक्षरता से क्या होगी? ऐसे भी डर लगता है, जहाँ साक्षरता है वहाँ भी डर लगता है सर। वहाँ पर बड़े महानगरों में, यहाँ तो शिक्षा है, यहाँ भी डर लगता है पुलिस लगता है, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही है सर, यहाँ की तुलना में बहुत ज्यादा। ठीक बात है। आपने ज्योग्राफी पढ़ा है ना? ज्योग्राफी को परिभाषित करिए, क्या होता है परिभाषा ज्योग्राफी? इस ज्योग्राफी के लिए सर कई भूगोलवेताओं ने अलग अलग परिभाषा दी है। आपकी परिभाषा क्या है भूगोलवेताओं की छोड़िए? उसमें मेरे अनुसार सर ज्योग्राफी पृथ्वी की सतह से संबंधित, पृथ्वी की सतह और उससे संबंधित अवयवों के अध्ययन का विज्ञान है सर। अच्छा, राम और कृष्ण में से दोनों में से आपको कौन अच्छे लगते हैं और क्यों?
सर ऐसे तो दोनों के विचार अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अगर राम भगवान को देखा जाए तो उनको एक राज्य के तौर पर तो जो उनमें मर्यादा है वो एक राज्य में वो होनी चाहिए, और ये राज्य के लिए बहुत बढ़िया विचार है सर। तो इसमें राम राज्य की अवधारणा में क्या क्या देखते हैं आप? क्या क्या आज के गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या सीखा जा सकता है राम राज्य की अवधारणा से? सर राम राज्य में जैसे कि राजा को पहला नंबर नैतिक होना चाहिए। वो अपने जब वो राज्य का निर्णय करे तो अपने परिवार को उस बीच में नहीं आने देना चाहिए। अपने हितों को अपने हितों पर प्रजा के हितों को वरीयता देना चाहिए। ठीक बात। और सर इसके बाद उनके प्रशासन में जहाँ तक हो न्याय होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को उनके दरबार तक पहुँचने को। सर रवि, आप तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो मुझे ये बताइए कि आजकल देखा जा रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, कभी बारिश हो रही है तो लगातार बारिश हो रही है, सूखा पड़ रहा है तो लंबे समय तक सूखा ही है। तो क्या क्या कारण है इसका, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का? सर अभी एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट हो रहा है इनके मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से जो पृथ्वी के एवरेज तापमान में वृद्धि हुआ, इससे फ्रिक्वेंसी जो है माने कि वर्षा होने की ये बढ़ गया, या तो सूखा होने की बढ़ गया, ये मानसून कहीं पर ये अच्छा, ये जो ज़्यादा बारिश हो रही है इसके पीछे क्या कारण है? ज्योग्राफी की तरफ से अगर सोचा जाए तो क्या कारण है? मतलब हवा में क्या कम नमी होती है तब होता है, हवा में ज़्यादा नमी होती है तब होता है? ये सर वर्षा का संबंध रिलेटिव ह्यूमिडिटी से होता है, सापेक्षिक आर्द्रता से, जिसमें वो निर्भर करता है कि वायु है कितना गर्म है। अगर अधिक गर्म होगा तो उसके सापेक्षिक आर्द्रता भी बढ़ जाएंगे, तो वो उसी पर निर्भर करेगा सर वर्षा की मात्रा। भारत एक नेचुरल डिज़ास्टर प्रोन कंट्री है, काफ़ी तरीके के नेचुरल डिज़ास्टर होते रहते हैं। यस। तो इसमें जो अभी कई आंकड़े आए हैं कि कौन सा ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं भारत में? भारत में सर अभी अगर ऐसे तो एक आंकड़े के अनुसार मैंने ध्यान नहीं आंकड़ा, फिर भी आपके अनुसार लेकिन मेरे अनुसार सर इसमें बाढ़, सूखा, ये पूर्वोत्तर भारत के लिए, प्लस में तमिलनाडु भी क्षेत्र में, और ये मौत बिजली गिरने से आपको क्या लगता है? बिजली गिरने से मौतें कम होती होंगी या ज़्यादा होती होंगी? बिजली गिरने से भी मौतें ठीक ठाक हो जाएगी। क्या बाढ़ से ज़्यादा होंगी या कम होंगी? वो सर निर्भर करता है कि बाढ़ आया है तो कितना उसमें पानी का फ्लो है, जल का फ्लो पर वो निर्भर करता है। अगर अचानक हो तो अभी कोविड-19 हम लोग देख रहे हैं, तो कोविड-19 के लिए भारत सरकार ने कितनी वैक्सीन्स को अनुमति दी है अभी? सर 3 वैक्सीन है, जिसमें स्पुतनिक वी है, कोविशील्ड है, और एक सर कोवैक्सीन है। अच्छा, इसमें से भारत में निर्मित कौन सी है? कोवैक्सीन सर ये भारत बायोटेक ने इसका निर्माण किया है, और कोविशील्ड सर इसका भी इंटरफेस कर कुछ नाम याद नहीं आ रहा सर। ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी देखा गया था कि यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ जो है उसके कुछ देशों ने ये कहा था कि हमारे यहाँ मतलब कुछ ही वैक्सीन मान्य होंगी, लेकिन सारी वैक्सीन्स जो लोग लगाए हुए हैं, और भारत में जो भी वैक्सीन अभी लग रही है तो कोई भी भारतीय व्यक्ति वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, ये सही बात है या कुछ गलत है इसमें? सर सभी भारतीय व्यक्तियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सिलेक्टिव कर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए उचित नहीं होगा। अच्छा, भारत सरकार ने एक पहल भी की थी, एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव था, उसका क्या नाम था, जिससे वो पड़ोसी देशों को और कई सारे देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहे थे? ऐसे सर एक पॉलिसी वो पुराना है जो अभी हाल फिलहाल में आया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसी के थ्रू वो सप्लाई हुआ है, मुझे ध्यान। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमारे पास अगर 2 विकल्प हों कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ठीक है, ये स्कीम के बारे में पता है आपको? 1 नेशन 1 राशन कार्ड, और 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है, इन दोनों में से एक को आप फटाफट लागू कर सकते हैं, तो कौन सा लागू करना चाहेंगे और क्यों? सर इसमें 1 नेशन 1 राशन कार्ड ही फटाफट लागू किया जा सकता है, जो व्यावहारिक तौर पर संभव भी है, और इसलिए इससे ये फायदा होगा सर कि जो इसे प्रवासी रहते हैं तो उनका जो आधार कार्ड होगा उससे लिंक होगा, तो कहीं पर भी अपने राशन को उठा सकते हैं। लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी हैं कि जो सप्लाई होता है खाद्यान्न का, उसकी आपूर्ति में बाधा, ये असंतुलन पैदा हो सकता है। ठीक है। रवि रंजन, अगर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, यस सर, तो आप क्या क्या कदम उठाएंगे ताकि बिहार में शांति और विकास हो? सर मेरा पहला कदम जो होगा
जैसे कि बिहार की जो ताकत है उसका एग्रीकल्चर है सर। इसके दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं सर कि, और उसके बाद जो ये प्राकृतिक आपदा है, जैसे कि वहाँ के बाढ़ हो गए हैं, सूखा हो गए हैं, और चक्रवात से भी आने वाली कुछ आपदाएं हैं। तो इन आपदाओं के में विशेषकर बाढ़ पर हमें ध्यान देना होगा, ताकि बाढ़ की पानी के कंट्रोल कर उससे बिजली उत्पन्न किया जाए, और उससे फिर जो बिजली बाढ़ भी कंट्रोल होगा, और नदी जोड़ परियोजना के माध्यम से सूखा की समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो एक इस पर फोकस करेंगे। और जो दूसरा सर कि वहाँ के एग्रीकल्चर को इससे एग्रीकल्चर को भी फायदा होगा। और तीसरा जो है वहाँ पर साक्षरता, जो लिटरेसी है वो बहुत कम है, भारत में सबसे कम है, तो उसको बढ़ाएंगे और कौशल विकास भी साथ साथ करना चाहेंगे। उसके बाद सर जो एनर्जी है, क्योंकि किसी इकोनॉमी का रीढ़ ही एनर्जी होता है, तो उस एनर्जी सेक्टर पे भी हमें अलग से कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और सर फिर जैसे कि जनसंख्या बिहार की एक तेजी से बढ़ रहा है, तो वो भी एक समस्या के रूप में उभर रहा है, तो जनसंख्या को भी कम करने का प्रयास करेंगे। और जनसंख्या कैसे कम करेंगे? सर इसको जैसे कि भारत सरकार भी 1952 से ही चला रही थी परिवार नियोजन कार्यक्रम, लेकिन वो बिहार में तो सफल फिलहाल नहीं दिखा, जो आंकड़ा उसके बताते हैं। लेकिन उससे हम कुछ प्रेरणात्मक उपाय अपनाएंगे, कुछ कल्याणकारी उपाय अपनाएंगे। कुछ हाल फिलहाल में कैसा कुछ राज्यों में भी ट्रेंड ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ कंडीशनल लगा दिए हैं, वो सरकारी नौकरी हो या कुछ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो, तो ऐसे हम कुछ विचार कर सकते हैं। भारत की आबादी 1951 में 36 करोड़ थी, और अभी जनगणना तो हुई नहीं 2021 में, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं लोग कि 140 करोड़ के आसपास होगी। तो देखा जाए तो लगभग 4 गुना हो गई है। यस सर। भारत की आबादी, बिहार की आबादी 3.5 करोड़ थी 1951 में, और पिछली जनगणना में तो 10.5 करोड़ थी, अभी शायद 12.5 हो गई होगी। तो वो 4 गुना से थोड़ी सी कम ही बढ़ी है। तो अगर राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो जितनी तेजी से भारत की आबादी बढ़ी है, उसके मुकाबले बिहार की आबादी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, थोड़ी कम ही बढ़ी है। ये सर देखने में ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिहार का क्षेत्रफल है जो कम है। अगर तो भारत के कुल क्षेत्रफल की तुलना में देखा जाए तो ये जनसंख्या घनत्व से भी पता चलता है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सर्वाधिक भी है। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखें तो फिर सर, तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई है, क्या ऐसी ही एक नीति बिहार के लिए भी चाहिए? सर उसके जैसा तो अभी ऐसे उसके बारे में पूरी तरह से पढ़े नहीं ध्यान से, लेकिन वो जो मोटे तौर पर देखें उससे तो लग रहा है कि वैसा लाया जा सकता। क्या क्या मुख्य प्रावधान है उसमें जो आपने मोटे तौर पर देखा है? वो सर उसमें जैसे कि पहला नंबर तो 2 बच्चों के लिए तक जनसंख्या सीमित कर दिया गया है। उसके बाद उसमें पंचायतों में जो इलेक्शन में जो भाग लेने वाले हैं, उनमें भी जिनको 2 बच्चे से अधिक होंगे वो भाग ले नहीं पाएंगे, और कुछ सरकारी नौकरी से भी जोड़ दिया गया। तो आपको लगता है ये ठीक रहेगा बिहार में? ये देखने में तो लगता है कि कुछ व्यक्तियों के साथ ये अन्याय होगा, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो विचार करना चाहिए इस पर। ये फैसला तुरंत लेने की बात नहीं करे, बिहार सरकार को विचार करना चाहिए। अच्छा, अफगानिस्तान में आजकल क्या चल रहा है? अफगानिस्तान को लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हो रही हैं पिछले 10 दिन से, दुशांबे में बैठक हुई, क्या मसला है वहाँ पर? सर इसका मेन मसला है जो ये तालिबान से जुड़ा हुआ है, जो 1988 से 2001 के बीच उसका शासन था, और फिर जो WTC पर जो हमला हुआ उसके बाद वहाँ अमेरिका ने अपने सैनिकों के द्वारा उसके सत्ता को सत्ता से वहाँ बेदखल कर दिया। उसके बाद वो फिर सत्ता से बेदखल होने के बाद भी हथियार उठाए हुए रहे, लड़ते हुए रहे, और यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार थी, जिससे वो इसके लिए 2020 में दोहा के कतर के राजधानी दोहा में बैठक भी, समझौता भी हुआ था तालिबान, जिसमें US सरकार भी थी और अफगानिस्तान सरकार के बीच, और उसमें US सरकार ने ये घोषणा किया था। और वर्तमान में भी जो वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने भी ये सितंबर तक ही अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने की बात कहें। तो ये इसी के आधार पर जो सैनिक वापस हो रहे हैं, तो वहाँ से धीरे धीरे तालिबान कमजोर स्ट्रॉन्ग होने लगा, और वो लोकतांत्रिक सरकार को वहाँ से हटाना चाहती है और अपना सत्ता स्थापित करना चाहती है। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को सर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में ही रहना ठीक होगा। ठीक है रवि रंजन, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। अब आपका इंटरव्यू जा सकते हैं। थैंक यू सर।
मैं कमी आइए रवि रंजन, बैठिए। आपका इंटरव्यू किस दिन है? 2 अगस्त की मेरा सर। 2 अगस्त को, इसमें आपने 22 जुलाई लिखा हुआ है। सर ठीक है, तो आपके पास 10 दिन का वक्त है लगभग। यस। आज क्या परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है? क्या क्या लग रहा है ठीक है, क्या क्या लग रहा है कि कुछ महसूस हुआ कि कुछ सुधार करने की जरूरत है? सर हमें तो लगा सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि हम शुरू में आए तो हम पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बहुत हिचकिचाहट हो रहा था, कंठ मेरा सूखने लगा। कंठ सूखने लगा? यस सर, शुरुआत में हमें कंठ भी सूखने लगा, इसलिए आवाज़ मेरा लड़खड़ाने लगा था। ठीक है, तो थोड़ी बहुत एंजाइटी थोड़ी बहुत होती है, कोई भी आदमी जाता है तो इंटरव्यू में होता है, उससे ज़्यादा परेशान नहीं हुई है। और सर आप जैसे आपका क्लास किए हुए थे तो हमें डर लग रहा था कहीं इकोनॉमी से भारी क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, इसलिए इससे भी डर लग रहा था। ठीक है। देखिए रवि रंजन, कुल मिला के कई मामलों में आप अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन आप यहाँ आए हैं हमारे पास सिर्फ इसलिए ताकि आपके परफॉर्मेंस में सुधार किया सके। तो आपकी अच्छाइयों को बाद में देखते हैं, पहले क्या बिंदुओं पर सुधार करने की ज़रूरत है जहाँ पर आपको सचेत हो जाना है। प्रवेश आपका सही है, ठीक है, प्रवेश आपने अनुमति लेकर अनुमति लिया, वहाँ जब जाइएगा तो यही करना है, अनुमति लेकर अंदर जाना है। दूसरी चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आप बोर्ड में प्रवेश कीजिएगा तो देखिएगा कि फटाफट देख लीजिएगा प्रवेश करते करते कि कोई महिला सदस्य तो नहीं बैठी हैं। अगर महिला सदस्य बैठी हैं तो उनकी तरफ मुखातिब होकर ये सर को हम नहीं देख पाए थे, सॉरी सर। अभिवादन करना है। यस। और उसके बाद जो अध्यक्ष पद पे बैठे हैं उनको अभिवादन करना है, फिर प्रत्येक सदस्य को भी करना है। तो अभिवादन बड़ा इत्मीनान से कर लीजिएगा, ठीक है, वो बड़ा ज़रूरी है, उससे आपकी पहली छवि बनती है। तीसरी चीज़ ये कि जब तक अनुमति न मिले कुर्सी पे मत बैठिएगा। इशारा जरूर करेंगे लोग कि बैठ जाइए, अगर न करें तो खड़े रहिएगा। कभी कभी वो जानबूझ के इशारा नहीं करते हैं, देखना चाहते हैं कि आप में धैर्य है कि नहीं। सर अभी तो आप बोले थे तभी बैठे थे, हमें लगा। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेप्स हैं। यस। पहले अनुमति लेके अंदर जाना है, फिर अभिवादन करना है, फिर बैठना है। बैठने के बाद धन्यवाद करना है। जब वहाँ कहेंगे तो जब आपको बैठने के लिए कहा जाएगा तो कहिएगा थैंक यू सर या धन्यवाद। तो ये तो एक शिष्टाचार संबंधित शुरुआती बातें हैं। दूसरी चीज़ है कि आपके बैठने की जो भंगिमा है, पोस्चर है, वो ठीक है, लेकिन ये लिबास पहन के यही जाना है, मतलब सूट और टाई में जाना है। अगर ये ठीक नहीं लगा, अगर आप लोग कहिएगा ठीक नहीं है तो फिर हम ये हटा भी सकते हैं, केवल शर्ट पैंट पर जा सकते हैं। देखिए गर्मी का दिन है और बिहार में आपको पता है ही कि आपको यह समाज में सूट पहनने की आदत है नहीं। यस। तो ज़रूरी नहीं कि सूट पहन के जाएं, ठीक है। आप गर्मी का दिन है तो ऐसे भी भद्दा लगेगा ना कोई सूट पहन के जा रहा हो, तो आप सिर्फ पैंट शर्ट और टाई पहन के भी जा सकते हैं, लेकिन टाई का थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक। अभी टाई आपकी ढीली है, उसको थोड़ा सा टाइट करिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आप सूट पहन के जाइएगा, सूट में आदमी अच्छा लगता है, इसलिए ये सोच लीजिएगा अगर आप जाइएगा तो बटन बैठने के बाद खोल लीजिएगा। यस सर, दोनों बटन हाँ, पहले तो प्रवेश करते समय दोनों बटन बंद नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऊपर वाला बटन बंद करके अंदर प्रवेश करना है। एक ही बटन बंद करके रखना है, नीचे वाला तो वैसे भी खुला रहेगा पहले से, और बैठते हुए वो जो बटन ऊपर बंद है उसको भी खोल लेना है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा अगर पहन के जाना है तो। ठीक है, भाषा में कहीं कहीं अनौपचारिक शब्द आ जा रहे हैं, माने की, जो कि तकिया कलाम के रूप में बिहार में या अलग अलग प्रांतों में लोग बोलते हैं। कोशिश कीजिए कि औपचारिक भाषा हो, और थोड़ा सा वीडियो देखिएगा कि कहाँ कहाँ इस तरह के अनौपचारिक शब्द आ जा रहे हैं। जब भी आप भाव में डूब कर बता रहे हैं तो ये आ रहा है, ठीक है। अनौपचारिक थोड़ी सा आपका इंट्रोडक्शन भी है, जैसे आपसे पूछा है कि आप प्रशासक क्यों बनना चाहते हैं, तो आपने जो कहा वो सच्चाई हो सकती है। आपकी पूरी कहानी सच लग रही थी, भोला भाला आपका व्यक्तित्व से जाहिर हो रहा था, लेकिन प्रशासक को थोड़ा सा चिंतन प्रधान भी होना चाहिए। आपको सोचना भी ये चाहिए कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको पहले फिल्टर कर लूँ, उसको पहले एक वैचारिक छाननी में छान लूँ कि क्या इसे सार्वजनिक वक्तव्य के रूप में बताया जा सकता है कि मेरे साथ ये व्यक्तिगत घटना घटी। वो सब ज़्यादा विस्तार से बताना ठीक नहीं रहेगा। इसको आप दूसरे तरीके से गढ़िए कि मैंने अपने जीवन में इर्द गिर्द देखा है कि प्रशासकीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कई
कमियां रहती हैं जिससे जनता में बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं। मैं चाहता हूँ वहाँ जाकर सुधार करूँगा। ठीक सर। ठीक है, बजाय कि अपनी व्यक्तिगत कहानी, क्योंकि उसमें बदले की भावना की बू भी आ रही थी कि आपके अंदर, और उस वक्त आप तैश में भी थे जब आप पूरी कहानी बता रहे थे, इसलिए लग रहा था कि सच्चाई हो सकती है, लेकिन सच होने के बावजूद भी उसको दूसरे तरीके से बताना है। ठीक है, और कुछ प्रश्नों को सुनते समय बड़ा ध्यान से सुनिए। जैसे आपसे पूछा गया कि जाति व्यवस्था है, ये सबको पता है जाति व्यवस्था है, बहुत जमाने से है। प्रश्न ये नहीं था कि जाति व्यवस्था है और उसकी क्या नुकसान है, प्रश्न यह था कि जाति व्यवस्था को हम कैसे समाप्त करें, कैसे कमज़ोर करें। तो प्रश्न का जो बलाघात है कहाँ, किस बिंदु पर है कि कैसे इसको कमज़ोर करें या कैसे हटाएं। तो उससे क्या क्या नुकसान होता है इसका विवरण देने के बजाय सीधे बात करें कि सर इसको कमज़ोर करने के लिए फला फला कदम, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, जो भी आपके दिमाग में तत्काल आ रहा हो बताना है। तो थोड़ी वस्तुनिष्ठता रखनी है। ठीक है। और बाकी आपने बजट वगैरह पढ़ रखा है, करंट अफेयर्स, कुछ तथ्य अगर नहीं पता, जैसे अफ़गानिस्तान वाले पर आपने जो तथ्य बताया कि अफ़गानिस्तान का कब तक शासन था, 88 या ऐसा कुछ बताया, वो तथ्य थोड़ा देख लीजिएगा। वीडियो में आपने जो जो तथ्यपरक बातें बोली हैं वो देखिए कि क्या वो सारे तथ्य सही थे। जब तक तथ्य यकीन से न पता हो आंकड़ा, तब तक नहीं बताइए। ठीक है। ठीक सर। लेकिन कुल मिला के आप अच्छे कैंडिडेट हैं, सिंसियरिटी नज़र आ रही है, मेहनत नज़र आ रही है, संघर्षपूर्ण तरीके से आपने अध्ययन किया है, भूगोल वगैरह की आपकी जानकारी ठीक ठाक है, या अन्य भी जो चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है 10 दिन में अगर आप थोड़ी सी इन सारे चीज़ों पे ध्यान देकर उसको सुधार करेंगे तो इंटरव्यू बहुत निखर के उभरेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।